नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज जिस वीडियो को मैं लेकर के आई हूँ वो है डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली मैं ऐसा सभी टॉपिक के लिए कहती हूँ, बट मैं अभी उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ जो सच में इम्पॉर्टेंट है। तो डिवीजन ऑफ लेबर अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इस डिवीजन ऑफ लेबर के पूरे इस जो नोट्स है या जो पूरे कंटेंट है उसको हम 2 वॉल्यूम में समझेंगे, या उसके आगे भी समझ सकते हैं, बट बेसिकली 2 वॉल्यूम में समझेंगे कि एक्चुअल में डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी क्या है। तो डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी और डर्कहाइम, इसको लेकर के ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स को देते रहिए। The first edition of Emil Durkheim, The Division of Labor in Society, a study of the organization of the higher society, was published in 1893, while the author was professor of social science at the University of Bordeaux. याद रखिएगा कि जो ये डिवीजन ऑफ लेबर जो थ्योरी है, इस पे एक बुक भी है डर्कहाइम की। डिवीजन ऑफ लेबर नाम से ही बुक है, और ये डर्कहाइम की सबसे पहली किताब है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डर्कहाइम की ये सबसे पहली किताबों में से एक है, और उसमें इन्होंने इन्होंने अपनी थीसिस की थी। इन्होंने जब ये पीएचडी कर रहे थे, ये डॉक्टरेट की जब उपाधि लिए थे, तो वो इसी टॉपिक पे उनका पीएचडी था, डिवीजन ऑफ लेबर पे। और बट 1893 में जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स के प्रोफेसर हुए, तब इन्होंने इस थ्योरी को अपने थीसिस को बुक फॉर्म दिया और इसको लॉन्च किए। मैं थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स के बारे में भी समझाना चाहूँगी कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी बेस्ड इन नोवेल एक्वेटेन इन द साउथ वेस्टर्न फ्रांस। साउथ वेस्टर्न फ्रांस में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, और इसके अराउंड द सिटी बहुत सारे कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स के। एंड ये माना जाता है कि इसका कैंपस जो है वो लार्जेस्ट कैंपस में से एक है। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं उसमें 187 हेक्टेयर कैंपस है इसका यूरोप में। तो अपने आप में समझ जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। एंड द book constituted the major of the 2 theses which he presented at the University of Paris for his doctorate. जब डर्कहाइम डॉक्टरेट कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से, पेरिस की यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पे काम किया यूरोपियन सोसाइटी में। और फिर जब ये प्रोफेसर हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स में, तो फिर इन्होंने इसको बुक फॉर्म में लाया। ओके, Durkheim had previously published several reviews and articles, but this was his first book. यही कहा जा रहा है कि डर्कहाइम इससे पहले बहुत सारे रिव्यूज़ पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे रिव्यूज़ दिए उन्होंने, बट उनकी ये अगर बुक की बात की जाए तो उनकी ये पहली किताब है, डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, द बुक वेंट टू 5 फ्रेंच एडिशंस। ये बुक के 5 फ्रेंच एडिशंस आ चुके हैं। द ओनली वर्क बाय डर्कहाइम टू डू सो, एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एन इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1933। और उससे पहले जो भी डिवीजन ऑफ लेबर की इनकी वॉल्यूम्स आए अलग अलग, और जो एडिशंस आए वो सब फ्रेंच भाषा में थी, बट 1933 में सबसे पहले इंग्लिश में इनकी ये बुक आई है। तो डिवीजन ऑफ लेबर ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में है, और 1933 में ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड होती है। और इस वर्क को सिम्पसन ने किया, और सिम्पसन ने खुद ये बात कही है कि डर्कहाइम का ये ग्रेटेस्ट वर्क है। मतलब डर्कहाइम, देखिए डर्कहाइम की मैंने इससे भी पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं सुसाइड पे और रिलीजन पे। तो डर्कहाइम ने सुसाइड पे काम किया, रिलीजन पे काम किया है, सोशल फैक्ट्स पे काम किया है, उनकी मेथोडोलॉजी है, बहुत सारे डर्कहाइम के कंट्रीब्यूशंस हैं। बट डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना, श्रम विभाजन, ये भी एक अपने आप में बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
क्यों बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डर्कहाइम वाज द फर्स्ट मैन कि वो डिवीजन ऑफ लेबर पे काम किए, उससे पहले भी डिवीजन ऑफ लेबर पे काम हुए हैं, बट क्या रहा कि उससे पहले तक डिवीजन ऑफ लेबर को इकोनॉमिक स्फेयर में हम कंट्रीब्यूशन उसका देखते थे कि इकोनॉमिक सिस्टम में हम डिवीजन ऑफ लेबर को देखते हैं, बट डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी को सोशल स्फेयर में लाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डर्कहाइम की खूबी क्या है उनके वर्क की, जब आप उन एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो तरीका है काम करने का, वो पहले प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज होती है, जो पूर्व में प्रचलित सिद्धांत होते हैं किसी भी विषय को लेकर, पहले वो उसको देखते हैं, परखते हैं, नकारते हैं और फिर एक नई थ्योरी देते हैं। अगर हम आत्महत्या के सिद्धांत की बात करें डर्कहाइम के, तो उन्होंने पहले आत्महत्या के सिद्धांत में जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उसको बिल्कुल से नकार दिया और फिर सुसाइड के का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस दिया। उसी तरह डर्कहाइम की अगर हम रिलीजन की थ्योरी को देखेंगे तो रिलीजन की थ्योरी में भी सेम यही चीज मिलता है। पहले उन्होंने जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी रिलीजन की, एनिमिज्म, टोटिज्म, ये सब की थ्योरीज थी, उसको बिल्कुल से रिजेक्ट कर दिया। जैसे फ्रेजर्स की थ्योरी थी, इन लोग की थ्योरीज को रिजेक्ट किया और फिर रिलीजन के ओरिजिन को लेकर के उन्होंने बात की, धर्म की उत्पत्ति को लेकर बात की और फिर बताया कि सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, कि समाज जो है वो धर्म की उत्पत्ति का कारण है। तो ये एक डर्कहाइम की खूबी रही है। उसी तरह जब अगर हम लोग जो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें भी डर्कहाइम ने यही काम किया है कि उन्होंने पहले प्रीवियस एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो डिवीजन ऑफ लेबर की है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया एंड फिर बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है एक सोशल फिनोमेना है। ओके, आफ्टर अ मेजर इवेंट लाइक द, अच्छा अब मैं ये इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ ये बताने जा रही हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो उनकी डॉक्टरेट का वर्क था, पीएचडी का वर्क था। और जिस दौर के डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स हैं वो दौर याद करिए किस चीज का दौर है, वो दौर है यूरोपियन कंट्रीज में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है, तो उसके बाद सोसाइटी में बड़ी विकृति आ जाती है। सोशल ऑर्डर्स जो हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, सोशल जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। तो फिर इसकी स्टडी बेसिकली कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम किए हैं और उन्होंने सोशल ऑर्डर किस तरह से मेंटेन हो उस पे काम करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डर्कहाइम के और कार्ल मार्क्स के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वही ये बात इस पैराग्राफ में कही जा रही है कि आफ्टर अ मेजर इवेंट लाइक द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन a change took place in the European society. Durkheim was concerned with the maintenance of solidarity in the society. उनका कहना है कि जो सोशल ऑर्डर बहुत गड़बड़ हो चुका है, किस तरह से हम सॉलिडारिटी मेंटेन करेंगे, हम किस तरह से एकता समाज में मेंटेन करेंगे, उसके बारे में डर्कहाइम के हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो भी थिंकर होते हैं ना, वो जो लिखते हैं वो जिस समाज में रह रहे हैं वो उसी समाज का विश्लेषण करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई राइटर है, अगर कोई कहानियां लिखता है तो वो उनकी कहानियों में आप देखिए कि जो समाज का ट्रेंड चल रहा है वैसा वो लिखते हैं। इसी तरह कोई अगर पोएम लिखने वाला है तो उसके कविताओं में आप देखेंगे कि तत्कालीन समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह आप देखें डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस में, तो आप देखेंगे कि वो जिस चेंजिंग सोसाइटी के दौर में रहे हैं उनकी राइटिंग्स में वो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि इन मॉडर्न सोसाइटी वेयर डिफरेंशिएशन, हेट्रोजेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट विच होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। एक यहाँ पर ये बात है कि डर्कहाइम जो है वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, मतलब हम विशेषीकृत होते जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं, हर व्यक्ति अलग अलग कार्यों को करते जा रहा है। हम कैसी सोसाइटी देख रहे हैं, हेट्रोजीनियस सोसाइटी दिख रहे हैं, मतलब हम उसमें
विभेदीकृत समाज देख रहे हैं, वो समाज जो समानता पे नहीं चल रहा है, वो समाज जो विभिन्नता को चला रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, जटिलताएं देख रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हमें नजर आती है? ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए नजर आ रही है कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड होते जा रही है, या डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ते जा रहा है, डिफ्रेंसिएशन बढ़ते जा रहा है, स्पेशलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। Still, the society is differentiated, heterogeneous or complex. They hold the society together. पर वो समाज को बांधे रख रहा है, वो समाज को तोड़ नहीं रहा। इसलिए डर्कहाइम को हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच के भी थिंकर के रूप में देखते हैं, कि वो सोसाइटी को जिस तरह से समाज फंक्शन कर रहा है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। After the French Revolution, when morality, ethics, values, and other social organizations were collapsing in the society, at that time, this work was done by Durkheim so that the social order could be maintained in the society. During Industrial Revolution, change took place not just in the economic sphere, cities and their population grew, and so did the incidence of poverty, क्राइम एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स। क्या डर्कहाइम कह रहे हैं कि जैसे जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू है, ऐसे में सोसाइटी बहुत चेंज होते जा रही है। सोसाइटी में पावर्टी, क्राइम और जो अदर सोशल जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, और इस सोशल प्रॉब्लम्स से रिजॉल्व करने के लिए हम इसे मतलब इस सोशल इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व करें, इसके लिए स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, स्थायित्व का होना जरूरी है। ठीक है, डर्कहाइम ऐसा बोल रहे हैं। द ट्रेडिशनल फ्यूडल सोसाइटी वॉज क्रम्बलिंग एंड द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज कमिंग। अब डर्कहाइम कह रहे हैं कि एज वी मूव फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी टू द मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी वॉज क्रम्बलिंग मतलब जो परंपरागत समाज है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, एंड द मॉडर्न एंड द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज इमर्जिंग एंड कमिंग, और धीरे धीरे औद्योगिकृत समाज, आधुनिक समाज धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहा है। और डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी, जो विशेषीकरण का सिद्धांत है कि हर काम का विशेषीकरण होते जा रहा है, हर काम का बंटवारा होते जा रहा है, इस पे डर्कहाइम और मार्क्स के व्यू अलग अलग हैं, एकदम ये व्यू अलग है। डर्कहाइम को माना जाता है कि ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब ये आशावादी हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर को उपयुक्त मानते हैं। बल्कि दूसरी तरफ जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स जैसे जो बड़े विद्वान हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर को पेसिमिस्टिक मानते हैं। उनका कहना है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो निराशावादी है। इससे क्या होगा कि जो उच्च वर्ग है, जो इंडस्ट्रियल क्लास के लोग हैं, वो बॉर्जुइज का जो प्रोलिटरेट है, जो बॉर्जुइज हैं, और वो प्रोलिटरेट का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। जो बुर्जुआ वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। इसलिए कहा जाता है कि मार्क्स वॉज पेसिमिस्टिक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, while the Durkheim was optimistic about the division of labor. Okay. एंड मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक ये खूबसूरती है डर्कहाइम की थ्योरी को कि वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं और फिर अपनी थ्योरीज को देते हैं। तो प्रीवियस एग्जिस्टिंग थ्योरीज को अगर हम देखें तो प्रीवियस एग्जिस्टिंग थ्योरीज में पहले तो ऑगस्ट कॉम्ट के कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है इसको लेकर के, डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर के? तो ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि हाई डिवीजन ऑफ लेबर इज अ कॉज ऑफ डिसऑर्डर इन फ्रेंच सोसाइटी। ऑगस्ट कॉम्ट बिल्कुल अलग मांगते हैं। वो कहते हैं कि जो हाई डिवीजन ऑफ लेबर है, जो जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता जाएगा, जो सोसाइटी का बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, वो बिगड़ते चला जाएगा। इसी तरह से दो और पूरी धारा है विचारकों की, जिसमें हम एक कह सकते हैं हेडोनिस्ट एंड दूसरे यूटिलिटेरिस्ट।
ठीक है। हेडोनिस्ट क्या है? हेडोनिस्ट ऐसे लोगों का समूह है या ऐसे लोगों की विचारधारा है जो ये मानता है कि प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। ये मानते हैं कि जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके फॉलोवर में जो विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड, बेंथम, ये लोग हैं। और उसी तरह से यूटिलिटेरियनिस्ट हैं, आप कई बार इनका नाम सुने हुए हैं। यूटिलिटेरियनिस्ट जिसको हम कहते हैं उपयोगितावादी, तो उपयोगितावादी हर चीज़ में उपयोग ढूंढते हैं और ये भी प्लेजर और हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं और अनहैप्पीनेस को ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस कम देते हैं कि लाइफ में प्लेजर ज़्यादा ज़रूरी है। अब डर्खाइम जो है वो हेडोनिस्ट और यूटिलिटेरिस्ट दोनों को ही खारिज किए। मतलब उन्होंने अपने इस डिवीज़न ऑफ लेबर थ्योरी को समझाने के से पहले ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरीज को खारिज किया। हेडोनिस्ट के जो थ्योरीज हैं उनको बिल्कुल से नकार दिया और यूटिलिटेरियनिस्ट जो हैं इनको भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब हेडोनिस्ट और यूटिलिटेरिस्ट क्या कहते हैं कि दे थॉट दैट डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्लेजर्स एंड यूटिलिटी। ये कहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना भाई, वो समाज के इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट पे, मतलब अगर व्यक्ति चाहे तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, व्यक्ति ना चाहे तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। इंडिविजुअल्स के प्लेजर पे है, इंडिविजुअल्स के यूटिलिटी पे है। अगर उसके उपयोग है तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, अगर उपयोग नहीं है तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। बट डर्खाइम इन सारे ही थ्योरीज को रिजेक्ट किए हैं, हेडोनिस्ट के विचारधारा को, यूटिलिटेरियनिस्ट के विचारधारा को और ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरीज को। एंड ही वाज समहाउ अपोज्ड द कार्ल मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, तो इन लोगों को इन्होंने अपोज किया है और फिर इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी को लाया है, जिसमें माना है कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो एक सोशल फिनोमेना है, ये इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है। जो हम, क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर सिर्फ हमें इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं दिखाई देता बल्कि हमें अपने घरों में भी दिखाई देता है। तो आगे का जो है टॉपिक, जैसे मीनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, फिर फॉर्म्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसमें कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे डेफिनेटली अपलोड करूँगी। तब तक आप इसे पढ़िए और तुरंत एक ही दिन में या सेम डे भी आपको दूसरा वॉल्यूम मिल सकता है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को देते रहिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि मैम मेरा ये रिज़ल्ट निकला, ये रिज़ल्ट निकला। तो ये ज़रूरी है ना कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हमेशा हूँ। वीडियोज़ अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। फिर मिलेंगे हम जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।